तो हमने सुबह वाली क्लास में थोड़ा सा अपना जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के एक सवाल और अटेम्प्ट किया था। अच्छा, आपने क्या जवाब दिया है? एक मिनट जनाब, हम ठीक है। अच्छा जी। चले जी, गुड हो गया। यानी कि असरअंदाज हो रहा है थोड़ा सा मेरा प्रेजेंस है। चले जी। तो अभी आज सुबह हमने थोड़ा सा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के एक सवाल हमने और देख लिया, थोड़ा और हमें आइडिया हो गया। जर्नल एंट्रीज वो आपसे मांग सकता है, आपसे वो टी अकाउंट्स बनाने को कह सकता है। जर्नल एंट्रीज आपको आ गई, फिर आपके लिए टी अकाउंट्स बनाना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो बस बैच कॉस्टिंग का बस हल्का सा देखना है, वो देख के फिर हम एक और सवाल पर आएंगे और फिर हम अपना सर्विस कॉस्टिंग एक छोटी सी डिस्कशन है वो करेंगे और हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आपको बात समझ में आ गई। ये इसमें टेंजिबल आइटम्स भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल यानी कि सर्विसेज से भी रिलेट कर सकता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की जब हम बात करें। ठीक है। तो लेकिन ज्यादातर सिनेरियोज में हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे आइटम्स इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे कोई प्रोडक्ट हम यानी कि इन उन केसेस में जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ज्यादातर इस्तेमाल हो रही है जहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि कोई टेंजिबल आइटम्स हम मैन्युफैक्चर करके अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है। हर ऑर्डर थोड़ा सा स्पेशल नेचर का होता है, हर ऑर्डर का कॉस्ट जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सर्विस इंडस्ट्री में जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फॉलो नहीं हो सकती। सर्विसेज इंडस्ट्री में भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फॉलो हो सकती है। ठीक है जी। तो वो किस तरह से होगी वो हम देख लेंगे आगे। हम सर्विस कॉस्टिंग वैसे भी हमने देखना है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, फिर उसको थोड़ा सा हम डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। बैच कॉस्टिंग भी आपको दी जा सकती है, कोई फर्क नहीं है। आपको फिर हर काम बैचेस एक बैच का करना पड़ेगा। ठीक है। बैच बेसिकली होता क्या है कि आप एक ही टाइम पे एट अ टाइम साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा आइटम्स जो है वो मैन्युफैक्चर करें। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं जी बैच। जैसा फॉर एग्जांपल अब आप बेकिंग करते हैं, जब आप एक बड़े पैमाने पे बेकिंग कर रहे होते हैं तो हम एट अ टाइम अवन में जो है वो एक केक नहीं रखेंगे, हम उसमें लेट्स से 10 केक्स हम एक साथ ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उसमें जाहिर सी बात है उसकी तैयारी जो है वो सारी एक साथ हो रही होगी, सबका एक ही तरह टाइम पे बैटर प्रिपेयर होगा उसी रॉ मटेरियल से, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो फिर हम ये बात कह सकते हैं कि उस पूरे बैच का पर यूनिट कॉस्ट पे जो है वो क्या है, सेम होगा, राइट। तो फिर हम बैच एज अ होल की जब कॉस्टिंग करेंगे तो उसमें बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम ही होंगी। जाहिर सी बात है आपको उस फिर पूरे बैच का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स लेने हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक एडिशनल चीज क्या हो जाती है, बैच सेटअप कॉस्ट आपके पास एक एडिशनल चीज हो जाएगी। और दिस इज समथिंग जो कि आप लोगों के लिए इंटायरली ये टर्म नया नहीं है। कहाँ पढ़ा था हमने बैच सेटअप कॉस्ट? बिल्कुल उसको, बिल्कुल लेबर के अंदर, याद है ना। लेबर के अंदर हमने इस बात को पढ़ा था कि भाई बैच सेटअप कॉस्ट क्या है कि जी अब नया बैच जो है वो प्रिपेयर करने के लिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बेकिंग की बात करें तो हो सकता है आपने एक दफा ओवन इस्तेमाल किया, फिर अगले बैच को प्रिपेयर करने के लिए हो सकता है उसमें आपको कोई ऑयलिंग शॉइलिंग करनी हो, उसकी सफाई सुथराई करनी हो, है ना। तो उसके जो खर्चे हैं नया बैच सेटअप करने के लिए, वो पूरे सांचे जो है वो धो धुला के आप सेट करने हैं, किस तरीके से सेट करने हैं। तो हो सकता है वो कोई बहुत ही कोई टेक्निकल किस्म का काम हो और उसमें आपका कोई खर्चा आए। तो बैच सेटअप कॉस्ट, आई होप यू गेट द पॉइंट, कि नए बैच को प्रिपेयर मतलब प्रोडक्शन के लिए भेजने से पहले आपको हो सकता है उसकी कोई तैयारी करनी पड़ी। तो हर बैच को स्टार्ट करने से पहले ये आपको मिलेगा, खर्चा मिलेगा। तो उसका पर यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है पर बैच। ठीक है। तो बस पर यूनिट कॉस्ट आप किस तरह से ऑब्वियसली निकालेंगे, आपके पास बैच कॉस्टिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो क्या कह सकते हैं, आपने सारी निकालनी है बैच कॉस्टिंग के अंदर जो एक अपेरेंटली एक ऐसी चीज नजर आ रही है जो कि वो पूछ सकता है, अभी तक उसने पूछा नहीं है। तो लेट्स सी कि वो क्या पूछ सकता है इसमें। वो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट हम किस तरह से निकालेंगे, टोटल बैच कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इन द बैच। ठीक है। ये आपके पास बिल्कुल सिंपली स्पीकिंग। तो इस टोटल बैच कॉस्ट के अंदर अब वो सारी चीजें आ जाएंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड। ठीक है जनाब। और उसके साथ साथ ही आपको क्या ऐड करना है उसमें, बैच सेटअप कॉस्ट।
ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करके, ये फॉर्मूला यूज करके वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द पर यूनिट कॉस्ट। देयर इज नथिंग एल्स इन इट, कोई जो इसमें रॉकेट साइंस हमारे पास एक्सेट्रा ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो बैच कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग पे आने से पहले जरा जो मैंने एक क्वेश्चन कराना था विच वाज क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 नवंबर 1986 का है। अपने पास जरा ने खोल लीजिए क्योंकि मेरे पास एक पेज पर आ जाएगा। ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से रिलेट कर रहा है बेटा। बैच का उर्दू में मुझे नहीं पता इसको क्या कहेंगे। बैच होता है कि भाई आपने जिस तरह हम खुद सोचे ना, बेकरी में क्या एक एक करके बिस्किट बेक होता होगा, नहीं ना, एक साथ पे 50 बिस्किट्स बन जाते होंगे, तो वो 50 बिस्किट्स जो इकट्ठे बन रहे हैं उसको हम एक बैच कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे सिनेरियोज में आपके पास मतलब ज्यादातर हम देखते हैं फूड इंडस्ट्री में ही आपके पास बैचेस, सेट कह लें, ग्रुप कह लें, क्या कहेंगे उसको, ठीक है। इसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी आपके पास बैचेस में सारा काम होता है। आपके पास फॉर एग्जांपल अब अगर आपका कोई एक ही फॉर एग्जांपल साइज कॉलर 16 की शर्ट्स बन रही हैं एक ही प्रिंट की, तो वो एक ही बैच में हम कहेंगे कि जी 100 शर्ट्स का एक बैच मैन्युफैक्चर होने जा रहा है, तो 100 शर्ट्स जो है वो साइमल्टेनियसली बन रही होंगी, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल, सेटअप कॉस्ट आपकी बैच कॉस्ट में ऐड होगा ना। बैच सेटअप कॉस्ट इज समथिंग जो कि एक नई चीज होगी। अब ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आपने नहीं देखा। अच्छा, बाय द वे, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से रिलेट कर रहा है। मैंने तो वैसे ही बैच कॉस्टिंग को वहां पे कवर कर लिया कि चलो ये सामने खुला हुआ है और कोई ऐसा जिसमें मसला नहीं है, ठीक है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हम अभी सवाल देख रहे हैं उसका। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के आपको ज्यादातर क्वेश्चंस नजर आएंगे, बल्कि सारी क्वेश्चंस जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के ही हैं, ठीक है। तो ये जरा आपके सामने है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा ऊपर उन्होंने कहानी लिखी हुई है, वो जरा देख लेते हैं। मार्क ट्रक्स लिमिटेड हैज सम आइडल कैपेसिटी इन इट्स प्लांट व्हिच इज रिस्टोर्ड बाय एक्सेप्टिंग ऑर्डर फ्रॉम अदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है जी। The company has finished assembly of 150 trucks against special order number 13A from Western Motors Limited. The pertinent data are as under. तो 150 ट्रक्स है, बस ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें। 150 ट्रक्स का उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है। स्टार्टेड है October 3rd, फिनिश्ड है November 2nd। अब ये इसको हम बैच कॉस्टिंग में भी लेके जा सकते हैं ना, कि हमने 150 ट्रक्स जो है वो असेंबली हमने की है 150 ट्रक्स के बैच की। तो अगेन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में ज्यादा फर्क तो कोई नहीं है एज सच, है ना, कोई फर्क हमारे पास नहीं है। बस सिर्फ ये कि अगर उन्होंने क्वेश्चन में आपको बैच कॉस्ट दिया हुआ है तो वो टोटल बैच सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है तो टोटल बैच कॉस्ट में वो ऐड कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो इसको हम ले सकते हैं कि दिस इज a question that is relevant to batch costing rather than job order costing, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात। स्टार्टेड है October 3rd 1986, फिनिश्ड है November 2nd 1986। तो तकरीबन अक्टूबर नवंबर एक महीने का ये हमने टाइम लिया था 150 ट्रक्स को असेंबल करने का। आगे चलते हैं। अब उन्होंने आपको 3 डिपार्टमेंट्स दिए हुए, असेंबली, पेंटिंग एंड फिनिशिंग, ठीक है। देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। जी जनाब, ठीक है जी। तो 150 ट्रक्स का हमारे पास एक बैच था, इसको हमने असेंबल किया। अब इन्होंने 3 डिपार्टमेंट्स आपको दिए हैं, असेंबली, पेंटिंग और फिनिशिंग। हर डिपार्टमेंट की मटेरियल कॉस्ट, लेबर आवर्स और रेट पर लेबर आवर्स दे दिया आपको, तो आप आराम से लेबर कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। फिर
Factory payroll for the year is expected to amount to rupees 1281,000. Factory overhead for the year is estimated at 1,760,000. Departmental breakup is provided below. तो इन्होंने आपको फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री पेरोल का जो बजटेड एस्टिमेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो उसने आपको इस तरह से दे दिया है. फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स. The component inventory has been supplied by Western Motors Limited, but other materials have been added by the company. तो direct material apparently डायरेक्ट मटेरियल हमारा अपना नहीं लगा, बस छोटे मोटे दूसरे मटेरियल जो है वो हमने खुद लगाए हैं. The agreed price to be charged is cost plus 20% markup subject to a maximum of rupees 5,000 per truck. तो आपका पहला रिक्वायरमेंट आ रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब. जनाब मैं आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब कैलकुलेट करके बताए. मैं नहीं सॉल्व करवा रही, आप खुद सॉल्व करेंगे. मैं तो जानबूझ के खामोश हुई हूँ. आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, करें सॉल्व इसको. टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब. अच्छा जनाब, इसमें मैं जरा आपको हिंट दे दूं. टोटल कॉस्ट के लिए क्या क्या लेना है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो एक्चुअल होते हैं. फैक्ट्री ओवरहेड कौन सा लेके जाते हैं, एक्चुअल या अप्लाइड? पहली बात तो ये कि उन्होंने अप्लाइड, एक्चुअल तो दिया हुआ ही नहीं है आपको, है ना. एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स तो आपको दिए हुए नहीं है, आपको उन्होंने एस्टिमेटेड बताया हुआ है. अच्छा जी, तो आपको ये बात तो याद है ना सबको कि अप्लाइड एफओएच जाना है जॉब या बैच की कॉस्ट में, यस और नो, है ना. ठीक है जनाब, जो भी ऑर्डर की कॉस्ट है उसमें अप्लाइड एफओएच जाना है. अप्लाइड एफओएच के लिए आपको क्या चाहिए? ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट. ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट के लिए आपको क्या चाहिए? एस्टिमेटेड. आपके पास आ गई फिगर्स. एस्टिमेटेड एफओएच की अमाउंट गिवन है, आपको उसको क्या डिवाइड करना है? डिवाइड करना है आवर्स रेट निकालने के लिए. तो डायरेक्ट लेबर आवर्स कहां से लेंगे? डायरेक्ट लेबर क्या होंगे? बजटेड होंगे, है ना. ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट का बजटेड होंगे ना. अब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला क्या था आपके पास? बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस. जी, डिस्टॉर्शन अभी भी हो रही है? अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा अपना नेटवर्क चेंज करके देख रही हूँ. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है और क्लियर आ रही है अब? ठीक है जनाब. तो हम ये बात कर रहे थे कि आपके जॉब या जो भी है ना, आपके जॉब या बैच कॉस्ट में क्या जाता है? एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल प्लस एक्चुअल डायरेक्ट लेबर प्लस अप्लाइड एफओएच, है ना, प्लस अप्लाइड एफओएच.
अप्लाइड एफओएच का कैसे कैलकुलेट करना है? अप्लाइड एफओएच का फॉर्मूला आपको पता है। अप्लाइड एफओएच का फॉर्मूला है आपके पास एक्चुअल बेसिस मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। याद है? एक्चुअल बेसिस मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। जी जनाब, क्लियर है बात? है ना? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए आपको बजटेड एफओएच और बजटेड बेसिस की जरूरत है। अब हम जरा देखते हैं, ठीक है? हमारे पास एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, हमारे पास एक्चुअल डायरेक्ट लेबर भी आ जाएगा, है ना? हर उसका डिफरेंट है, हर डिपार्टमेंट वाइज हमारे पास निकलेगा। क्लियर होगी ना बात? एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल है, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर भी आ गया। अब हम आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड पे। फैक्ट्री ओवरहेड पे हमारे पास हर डिपार्टमेंट का बजटेड एफओएच तो है, लेकिन बजटेड बेसिस नहीं है। बजटेड बेसिस क्या है? डायरेक्ट लेबर आवर्स। हाँ जी, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स नहीं है। कैसे निकलेगा मोहसिन रजा? अच्छा, मोहसिन कह रहे हैं कि ये जो लेबर दिए हुए ना 4500, 1200 और 600, ये एक्चुअल लेबर आवर्स, यही बजटेड है। क्या उनकी बात सही है? बेटा बैच कॉस्टिंग है, पूरे बैच। अब ये 150 ट्रक्स है ना शाहरुख, ये 150 ट्रक्स है। 150 ट्रक्स पूरा एक बैच है, बस सिंपल है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। अच्छा, वी अज्यूम। अच्छा जनाब, बैच कॉस्टिंग फिर आप और क्या है वो फिर आप क्लास ले लीजिएगा, अभी मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। हाँ जी, वी अज्यूम। कोई है जो कह रहा है कि नहीं मैम एक्चुअल आवर्स कुछ और है? एक्चुअल आवर्स तो ये है 4500, 1200 और 600, और बजटेड आवर्स कुछ और है। आई नीड यू गाइस टू लुक एट एवरीथिंग क्रिटिकली। थोड़ा सा क्रिटिकली देखें। इन्होंने, वेरी गुड शाहजेब, ये क्या है? ये देखें, ये फैक्ट्री पेरोल फॉर द ईयर इज एक्सपेक्टेड टू अमाउंट टू 1281000। ये इन्होंने 1281000 का क्या दिया हुआ है? ब्रेकअप दिया हुआ है, यानी कि ये बजटेड पेरोल है। यस और नो? इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई ना? तो बजटेड पेरोल हमें क्यों दिया हुआ है? बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स निकालने के लिए। आपको रेट गिवन है ना, रेट में तो फर्क नहीं होगा ना बजटेड और एक्चुअल में। रेट तो आपका वही होगा, 18 रुपए पर घंटा के हिसाब से बजटेड पेरोल हमने कैलकुलेट किया था असेंबली डिपार्टमेंट का 972। तो क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि हमने असेंबली डिपार्टमेंट के कितने आवर्स बजट किए थे? 972 डिवाइडेड बाय 9,72,000 डिवाइडेड बाय 18 रुपी पर आवर, कितने? 54,000 आ रहा है। अच्छा, ये फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन आई थिंक वी शुड गो अबाउट इट। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक इसमें कोई, क्योंकि देखिए 54,000 बजटेड है और एक्चुअल 4,500 है, ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिवाइडेड बाय 15, इसमें भी 15,000 आ रहा है। 84,000 डिवाइडेड बाय 12। एक मिनट जनाब, मुझे इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक नजर आ रही है। प्रिंटिंग मिस्टेक या वैसे ही नहीं? ठीक है, चले, सही है। ठीक है जनाब, बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, आपने ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं इसी तरह से चलना। अब मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? इतना डिफरेंस अभी आ रहा है, मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैं चेक कर लूं कि ये कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो नहीं है, ऐसा ही है, डिफरेंस आ रहा है। मतलब बजटेड है 54,000, एक्चुअल 4,500 है, बट जब डेटा ऐसा ही दिया हुआ है तो यू हैव टू गो विद इट। अब बात समझ आई? थोड़ा क्लियर हो रहा है? अब आपने क्या कैलकुलेट करना है? इस 150 ट्रक का एक जो बैच है, या जो हमने जिस पे हमने काम किया है, इसको भले बैच में लेके चले, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग लेके चले, ऐसे बैच पर बैच ही बनता है ये, ठीक है? क्वेश्चन बैच कॉस्टिंग का ही बनता है। तो आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है पहले 150 ट्रक्स की असेंबली पे जो लगा। चले जी, शुरू हो जाए। 5 मिनट दे रही हूँ, चले 10 मिनट ले लें। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपने हर डिपार्टमेंट का अलग अलग निकालना है, याद है ना? याद है ना? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता था? हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता था। एक होता था फैक्ट्री वाइड, फैक्ट्री वाइड नहीं निकालना, सेपरेट हर एक का अलग अलग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग ओवरहेड्स
लगेंगे, ठीक है, हर एक का अलग अलग बेसिस होगा। चले जनाब शुरू हो जाए। 328 हो रहे हैं, 338 पे टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब, हालांकि 10 मिनट भी अच्छे खासे हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब बताए मुझे, 338 तक आपके पास टाइम है। अच्छा, जस्ट टू हेल्प यू गाइज आउट, क्वेश्चन आंसर किस तरह करें, किस तरह अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। आपको पता है ना, 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों डिपार्टमेंट्स में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOHR है ना। तो आप इन तीनों डिपार्टमेंट्स का वैसे तो किसी भी फॉर्मेट में काम कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट में बेसिकली ये तीनों आपके पास कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर और FOH, है ना। तो आप क्या करें, इस तरह से काम करें। पहला डिपार्टमेंट आपके पास कौन सा है, असेंबली, पेंटिंग एंड फिनिशिंग, असेंबली, पेंटिंग और फिनिशिंग, ठीक है। तो इन तीनों डिपार्टमेंट्स के सेपरेट कंपोनेंट्स के जो है वो कॉस्ट के आपने इनका टोटल कर लेना है इन तीनों के, तो टोटल कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। क्लियर होगी बात। इस तरह से चले, इधर आप मटेरियल, लेबर, FOH कर ले, इधर असेंबली, पेंटिंग, फिनिशिंग कर ले, मर्जी आपकी, जो भी फॉर्मेट हो, तो सिंपल वर्किंग है। तो इस तरह टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। क्यों हम इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि असेंबली, पेंटिंग, फिनिशिंग, असेंबली में भी DMDL और FOH है, पेंटिंग में भी DMDL और FOH है, फिनिशिंग में भी DMDL और FOH है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चले जी।
जी जनाब, एमन और शाहजेब की टोटल कॉस्ट आ रही है 523,200। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। असेंबली की है 2,70,000, पेंटिंग 106,200। वेरी गुड शबनम। और फिनिशिंग की है 147,000, टोटल है 523,200। बिल्कुल ठीक हो गया, इजी। सबका यही आंसर आ रहा है। मटीरियल टोटल लगा है 2,70,000। लेबर जो टोटल तीनों डिपार्टमेंट्स का लगा है वो है 106,200। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ मेन पॉइंट या ट्विस्ट क्या था वो तो मैंने आपको खुद ही बता दिया। पिक कर सकते थे खुद से। हाँ जी, पेरोल दिया हुआ ही क्यों है इन्होंने, सोचने की बात है ना। इन्होंने एस्टिमेटेड पेरोल दिया हुआ ही क्यों है फिर, है ना। वजह तो होगी इसकी। बजटेड पेरोल तो हम कभी लेते ही नहीं है। बजटेड पेरोल दिया हुआ है आपको बजटेड आवर्स कैलकुलेट करने के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अजम्पशन फौरन से नहीं ले लेते। ये अजम्पशन ठीक तो नहीं है ना कि एक्चुअल और बजटेड सेम ही होंगे। पहले थोड़ा सा देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डिफरेंट हो। अच्छा, इन्होंने एस्टिमेटेड पेरोल दिया हुआ है, हमें रेट पता है पेरोल का, तो हम आराम से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बजटेड आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट आपके पास होगी इन तीनों का सम, ठीक है। 523,200। ये पार्ट ए का आंसर हो गया। पार्ट बी आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट। तो सिंपल क्या हो जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट, ऊपर फॉर्मूला भी आपको लिखवा दिया है। अपेरेंटली ये बैच कॉस्टिंग ही है फिर, है ना। 523,200 डिवाइडेड बाय 150। हमने 150 ट्रक्स जो है ये आपके पास हो गया रुपीज पर ट्रक। और तीसरी आपके पास रिक्वायरमेंट थी टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आपको बताना है। हाँ जी, क्या है ये, 20% मार्कअप आप लगाना है सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम चार्ज ऑफ व्हाट, 5,000 रुपीज पर ट्रक। तो आपने, जाहिर सी बात है, यू हैव टू मेक श्योर कि भाई टोटल आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो 5,000 रुपीज पर ट्रक से ज्यादा एक्सीड ना हो। मार्कअप है तो मार्कअप का मतलब है ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट ही आपने निकाला हुआ है ना। आपको उन्होंने टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कहा हुआ है, तो आपके पास क्या होगी, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आपका मार्कअप, ठीक है। तो 523,200 मल्टीप्लाइड बाय 20%। और इसको हमने एक दफा चेक जरूर कर लेना है कि वो 5,000 का कहीं लिमिट एक्सीड तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो 523,200 523,200 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। प्रॉफिट अगर 104,640 होता है तो जरा सिर्फ मैं चेक कर रही हूँ, है ना। सिर्फ मैं चेक कर रही हूँ, कैसे चेक करूंगी, सेलिंग प्राइस टोटल कितनी है इस पूरे बैच की, वो हो जाएगी 104,640 प्लस कॉस्ट कितनी है 523,200, ठीक है। तो अगर हम अपना प्रॉफिट इतना रखते हैं तो इन 150 ट्रक्स का टोटल हम कितना चार्ज करेंगे, 627,840। और हमें अलाउड कितना है, टोटल सेलिंग प्राइस अलाउड कितनी है, मैक्सिमम, मैक्सिमम जो है, अलाउड तो खैर नहीं, मैक्सिमम हम कहेंगे तो वो कितना होगा, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 150 ट्रक्स। तो ये बस या तो टोटलिटी के बेसिस पे कर ले या फिर पर ट्रक के बेसिस पे कर ले, ठीक है, एक ही बात होगी। तो हमें जो मैक्सिमम हम सेलिंग प्राइस चार्ज कर सकते हैं इस पूरे ऑर्डर की, वो चार्ज कर सकते हैं 7,50,000। और हम अब कितना चार्ज करें 20% मार्कअप के हिसाब से 627,840। तो जस्ट फॉर चेकिंग पर्पजेज हम लोग कहेंगे कि जी ये प्रॉफिट बिल्कुल विद इन द लिमिट है, हम इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हो गया जनाब। अच्छा जी, आप मुझे बताइए, असर की अजान हो गई। अगर आप कहते हैं तो हम 10 मिनट का असर का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से काफी लोगों ने जमात से पढ़नी हो नमाज, ठीक है। तो 10 मिनट काफी होंगे असर की नमाज के लिए। नहीं जनाब, कल मिलते नहीं है। छोटी सी सर्विस कॉस्टिंग, बस छोटा सा एलिमेंट रह गया, उसमें कुछ भी नहीं है। 15 मिनट में वो खत्म हो जाएगा, विद इन 15 मिनट्स। तो 10 मिनट्स का हम ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम वापस आ रहे हैं। घंटे की ही क्लास होगी फिर, है ना, क्योंकि अभी हम ब्रेक भी तो ले रहे हैं 10 मिनट का, ठीक है जी। 10 मिनट्स का ब्रेक। वी विल बी बैक बाय 3:50, मैक्सिमम 3:55। ये जो 9:30 क्लास शुरू करनी है, इसका मैं आपको कंफर्म करूंगी। अगर होगा शुरू तो ये अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा, बिकॉज पैक हैज नॉट रिस्पॉन्डेड मी विद इट येट। 147,000 कहाँ से आया, 147 कौन सा,
ये 147,000 ये अप्लाइड एफओएच है ना, ये अप्लाइड एफओएच है। आपने रेट निकालना है। चले जो जाना चाह रहे हैं वो जा सकते हैं क्लास के लिए, और मैं मुनीबा का जवाब दे देती हूँ। मोहम्मद शाहरुख ऐसे नहीं कमेंट करते, वो उनके ऑब्वियसली बात है, देर लुकिंग एट टाइम टेबल्स, देखते हैं उन्होंने के क्लासेस ना आए, बहुत सारी चीजें होती है। एक दफा टाइम टेबल सेट हो जाता है ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है टाइम चेंज करना। आप खुद भी समझ सकते हैं होपफुली। हाँ जी, नहीं आपका नहीं है सवाल, किसका है? अच्छा साइम का है, सॉरी। 147,000 कैसे आया साइम बेटा? पहले आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है। असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट होगा? उसके लिए हमें चाहिए बजटेड लेबर आवर्स, है ना। मैं इसको जरा वर्किंग, एक डिपार्टमेंट की वर्किंग कर देती हूँ, बाकी फिर आप कर लेना, ठीक है। तो असेंबली डिपार्टमेंट पर आते हैं। असेंबली डिपार्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए हमें चाहिए बजटेड एफओएच, ठीक है, डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है। बजटेड एफओएच तो हमें गिवन है असेंबली डिपार्टमेंट का, वो है एस्टिमेटेड एफओएच उन्होंने दिया हुआ है 1296, लेकिन बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स नहीं दिए हुए। तो बजटेड डायरेक्ट, ये तो एक्चुअल लेबर आवर्स है ना, 4500 तो एक्चुअल लेबर आवर्स है। तो बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बजटेड पेरोल इस्तेमाल करना होगा। ये 9,72,000 किस तरह से आया? बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट 18। क्लियर हो गई ना बात? तो जब हम निकालेंगे कि जी बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, तो हम कहेंगे कि जी एस्टिमेटेड था पेरोल असेंबली डिपार्टमेंट का 9,72,000 रुपीज। 18 रुपए के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। तो हमने कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से कैलकुलेशन की? हमने की है 54,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, है ना। जो 54,000 आवर्स है बजटेड थे, 18 रुपए हमें पता था रेट देना, तो हमने बजट क्या होता कि असेंबली डिपार्टमेंट का पेरोल होगा 9,72,000। क्लियर हो गई बात? अब आपने क्या कैलकुलेट करना है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे होगा? असेंबली डिपार्टमेंट का बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है 1,296,000, 1,296,000 डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं? 54,000। जब हमने ये सॉल्व किया, डिवाइडेड बाय 54,000, जब हमने ये सॉल्व किया तो हमारे पास अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आप रखें तो वो 24 रुपी पर आवर आता है, ठीक है, रुपी पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये तो हो गया ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब हमने अप्लाइड निकालना है। अप्लाइड एफओएच का क्या फॉर्मूला है? अप्लाइड एफओएच का फॉर्मूला है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स, है ना। तो क्या होगा? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 24 मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्ट एक्चुअल लेबर आवर्स कितने हैं असेंबली डिपार्टमेंट के? वो है 4500। इज दैट क्लियर? ठीक है जनाब। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाइड बाय 4500। इसी तरह से आपने बाकी सब डिपार्टमेंट्स का करना है। 1,08,000 आ गया असेंबली डिपार्टमेंट का, जो हमने एफओएच लेकर जाना है। ठीक है। इसी तरह आपने पेंटिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का भी करना है, तो टोटल आ जाएगा 1,47,000। करके देखें, प्रॉब्लम होता है साइम तो कांटेक्ट मी ओवर व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप पूछ लेना, या कल क्लास में मैं आपको बता दूंगी एंड पे, है ना। ओवर एज का चैप्टर भी रिवाइज हो गया, गुड हो गया। चले जी, नमाज ब्रेक लेते हैं।
समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको एट दिस पॉइंट मैं किस तरह से उसको करूं। वट एवर द केसेस, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो आता है ना कैलकुलेट करते वो आता है 2.5 लाख। ये बात समझ आ रही है ना, 2.5 लाख। अच्छा जी, हम 2.5 लाख को चेक करते हैं कि 2.5 लाख का अगर हम प्रॉफिट लगाते रखते हैं अपने पास, ठीक है, अगर हम 2.5 लाख का प्रॉफिट रखते हैं, कॉस्ट हमारी है 523,200, उतनी अपनी कॉस्ट रखते हैं। कॉस्ट में तो हम नहीं छेड़खानी कर सकते ना, सेलिंग प्राइस में हमने फिक्स किया हुआ है कि भाई हम मैक्सिमम इतना, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो पता चलता है कि हमारी सेलिंग प्राइस उस हिसाब से कितनी बन रही है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की, पूरे ऑर्डर की, वो बन रही है 7,73,200। क्लियर हो गई बात। इसको अगर पर यूनिट भी निकाले तो पर यूनिट से भी कर लें, तो पर यूनिट इसमें कितनी बन रही है, 5154। क्लियर हो गई बात। आपको उसने बता दिया है कि जी मैक्सिमम हम 5,000 रुपए पर ट्रक चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लिमिट हो गए, हम बाउंड हो गए हैं कि हम अपनी सेलिंग प्राइस मैक्सिमम 7,50,000 ही रखें। शाहजेब बात समझ आ रही है? हम बाउंड है कि हमने अपनी सेलिंग प्राइस 7,50,000 से ज्यादा नहीं रखनी। तो फिर इसका मतलब है हमें क्या कैलकुलेट करेंगे, रिवाइज्ड अलाउड प्रॉफिट। तो फिर हमें क्या होगा, हम कहेंगे कि वी कैन नॉट अर्न 2,50,000 का प्रॉफिट एट ऑल। यानी क्या मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का कमा सकते हैं, 7,50,000 माइनस 523,200 कॉस्ट। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो फिर हम अपना कहते हैं कि ठीक है जनाब, 20% के हिसाब से अगर हम मार्कअप कमाते हैं तो वो बनता है 2.5 लाख। लेकिन 2.5 लाख हमारी रेंज से बाहर है। हम मैक्सिमम इस सिनेरियो में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, 2,26,800। तो फिर हम ऑब्वियसली बात है अपने आंसर को उस हिसाब से रिवाइज कर देते हैं कि भाई 2.5 लाख पहले कैलकुलेट करेंगे, 2.5 लाख पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि चले इज दिस विद इन द लिमिट्स और नॉट, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो फिर हम जितना मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट बनता है हम नहीं रिपोर्ट कर देंगे। हम कहेंगे कि भाई प्रॉफिट हम इतना ही कमा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। इज क्लियर? लेकिन इस सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं है। $7,73,000 समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको एट दिस पॉइंट मैं किस तरह से उसको करूं। वट एवर द केसेस, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो आता है ना कैलकुलेट करते वो आता है 2.5 लाख। ये बात समझ आ रही है ना, 2.5 लाख। अच्छा जी, हम 2.5 लाख को चेक करते हैं कि 2.5 लाख का अगर हम प्रॉफिट लगाते रखते हैं अपने पास, ठीक है, अगर हम 2.5 लाख का प्रॉफिट रखते हैं, कॉस्ट हमारी है 523,200, उतनी अपनी कॉस्ट रखते हैं। कॉस्ट में तो हम नहीं छेड़खानी कर सकते ना, सेलिंग प्राइस में हमने फिक्स किया हुआ है कि भाई हम मैक्सिमम इतना, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो पता चलता है कि हमारी सेलिंग प्राइस उस हिसाब से कितनी बन रही है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की, पूरे ऑर्डर की, वो बन रही है 7,73,200। क्लियर हो गई बात। इसको अगर पर यूनिट भी निकाले तो पर यूनिट से भी कर लें, तो पर यूनिट इसमें कितनी बन रही है, 5154। क्लियर हो गई बात। आपको उसने बता दिया है कि जी मैक्सिमम हम 5,000 रुपए पर ट्रक चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लिमिट हो गए, हम बाउंड हो गए हैं कि हम अपनी सेलिंग प्राइस मैक्सिमम 7,50,000 ही रखें। शाहजेब बात समझ आ रही है? हम बाउंड है कि हमने अपनी सेलिंग प्राइस 7,50,000 से ज्यादा नहीं रखनी। तो फिर इसका मतलब है हमें क्या कैलकुलेट करेंगे, रिवाइज्ड अलाउड प्रॉफिट। तो फिर हमें क्या होगा, हम कहेंगे कि वी कैन नॉट अर्न 2,50,000 का प्रॉफिट एट ऑल। यानी क्या मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का कमा सकते हैं, 7,50,000 माइनस 523,200 कॉस्ट। क्लियर हो गई बात।
ठीक है, तो फिर हम अपना कहते हैं कि ठीक है जनाब 20% के हिसाब से अगर हम मार्कअप कमाते हैं तो वो बनता है 2.5 लाख, लेकिन 2.5 लाख हमारी रेंज से बाहर है। हम मैक्सिमम इस सिनेरियो में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं 2,26,800। तो फिर हम ऑब्वियसली बात है अपने आंसर को उस हिसाब से रिवाइज कर देते हैं कि भाई 2.5 लाख पहले कैलकुलेट करेंगे, 2.5 लाख पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि चले इज दिस विद इन द लिमिट्स और नॉट। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो फिर हम जितना मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट बनता है हम नहीं रिपोर्ट कर देंगे। हम कहेंगे कि भाई प्रॉफिट हम इतना ही कमा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। इज क्लियर? लेकिन इस सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं है। चले जी 10 मिनट। अब जाहिर बात है क्योंकि मैं भी थोड़ा लेट जा रही हूँ, तो 4 बजे फिर इंशाल्लाह हम रिज्यूम करेंगे क्लास। ठीक है जनाब? This conference will now be recorded. जनाब अब हमारे पास जो एक आखिरी एक चीज रह गई है वो है सर्विस कॉस्टिंग की डिस्कशन करने के लिए। ठीक है जी, और फिर हम इंशाल्लाह टेबल, अगर आपको याद है एक टेबल बना हुआ है हैंडबुक में, वो फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे। इसमें सारी कंपैरिजन होगी, जॉब कॉस्टिंग, ऑर्डर कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग की। ठीक है जी, चलें जी। जब सर्विसेज इंडस्ट्री की बात करते हैं, ऐसी एंटिटी की इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग टेंजिबल सर्विस, तो उसमें वो तरीके से अपनी कॉस्टिंग करेगा, क्या किस तरह वो अपनी सारी कॉस्ट की कैलकुलेशन करेगा। तो पहली बात तो ये, सर्विस कॉस्टिंग में सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर जॉब ऑर्डर कॉस्ट फॉलो हो सकती है। ठीक है, अब सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास टूल्स क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी की जो फर्म्स है, और फर्म्स है, लॉयर्स की है, होटल बिजनेसेस, होटल इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री, ये सारी हमारी सर्विसेज के अंदर आती है। ठीक है जनाब? तो फिर हम किस तरीके, अब हम ऑर्डर्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल हम क्लाइंट है और हम आते हैं किसी ऑडिट फर्म में और हम आते हैं कि जी हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट कराने हैं, तो हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर ट्रीट करे, की कॉस्टिंग करे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के साथ। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कैसे करे, there might be a different way of doing it, the costing is per unit हमारे पास कितनी जो आ रही है। तो जब हम सर्विस कॉस्ट आते हैं तो सर्विस की पहली बात कि there are many characteristics। आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, just give me a minute। क्लियर आवाज आ रही है? अभी भी ब्रेक हो रहा है? अब ब्रेक हो रही है? just give me a minute। This conference will now be recorded. चलिए जनाब, तो हम ये बात कर रहे थे इस सर्विस की कॉस्ट किस तरह से निकाली जाए। ये थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि इसमें हमारे पास कोई फिजिकल टेंजिबल आइटम तो होता नहीं है ना? ठीक है जी, तो अब सिंपल है इसका, इसके अंदर भी कोई टेक्निकल कोई चीज है नहीं। ठीक है, तो किस तरीके से हम, अब फॉर एग्जांपल अब आप किसी होटल में आते हैं तो आपको वो पर नाइट पर रूम चार्ज करता है, एक रूम का एक नाइट के क्या चार्जेस है। तो उन्होंने चार्जेस किस तरह से कैलकुलेट किए होंगे पर रूम पर नाइट, वो किस तरह से कैलकुलेट किए, ऐसी बात है उनको कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी एक रूम की एक रात की, है ना? अभी भी वॉइस का इशू है? जस्ट मिनट।
This conference will now be recorded. आई होप मैं जरा अपना नेट चेंज करने के उसमें हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत समझ आ, हाँ नेट इशू मुझे लग की खराबी है। मैं तीसरा जो है वो बीट करने लगी हूँ, ठीक। अपना तीसरा नेटवर्क मैंने यहाँ पे किया है। इसमें कोई आपको जो भी मैं बता भी दूं अपने स्टडी टेक्स्ट से कहाँ से पढ़ना है सर्विस कॉस्टिंग का, मैं चाह रही थी कि वर्बली है वो हम हल्का फुल्का को डिस्कस कर ले। ये सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस के अंदर क्या इश्यूज हैं भाई, कॉस्ट पर रूम पर नाइट निकालना किस तरीके से करेंगे, बहुत ही है। तो हम देख लेते हैं कि सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये थोड़ा थ्योरेटिक यहाँ पे एलिमेंट इसका। सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है जी, इंटेंजिबिलिटी है। दे नॉट हैव अ फिजिकल सब्सटेंस गुड्स, दे कैन नॉट बी हेल्ड इन, कोई फिजिकल प्रेजेंस तो है नहीं, है ना। दूसरी बात ये इनसेपरेबिलिटी, क्या मतलब हुआ इसका, कंजम्पशन और क्रिएशन ऑफ सर्विस कैन नॉट बी सेपरेट। व्हाट डज दिस मीन? इसका भी है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की बात करते हैं, हमने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर किया, अलग एक्टिविटी है, और फिर उसको सेल किया, ये एक अलग एक्टिविटी, अलग काम है। आप इन दो कामों को बेसिकली इंडिपेंडेंट करते हो, है ना। आप प्रोडक्ट करके रख लिया और फिर थोड़े टाइम उसको सेल कर दिया। सर्विस के केस में सर्विस वजूद में तब आती है जब कस्टमर कंज्यूम करे उस सर्विस को, है ना। अब मेरा एक होटल है, उसमें रूम्स हैं, मैं सर्विस तब तक नहीं कि मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं ये बात नहीं कह सकती, मैं ये नहीं कह सकती कि सर्विस क्रिएट गई जब तक मेरे पास कोई कस्टमर ना आए और उस सर्विस को कंज्यूम ना करे। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों एक टाइम पे और एक ही चीज हम कह सकते हैं, क्रिएशन ऑफ अ सर्विस कंजम्पशन, यानी कि प्रोडक्शन और सेल सर्विसेज के केस में सेट नहीं हो सकते। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। फिर वेरिएबिलिटी, अब जाहिर सी है क्योंकि सर्विसेज में ये बात कह सकते हैं कि ह्यूमन इनपुट बहुत ज्यादा होता है ना, उस ह्यूमन इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि हम कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन करना स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट में बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसका एक और एक और आगे पॉइंट है, उसमें मैं हम इस बात को फर्दर डिस्कस कर। दूसरी बात क्या है, पेरिशेबिलिटी, सर्विसेज कैन नॉट स्टोर्ड, ठीक है जी। सर्विसेज के केस में आपके पास कोई फिनिश्ड आउटपुट का ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक तो होगा ही नहीं, ठीक है। ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा ज्यादा तो छोटे मोटे डायरेक्ट मटेरियल होते हैं सर्विसेज में, हम उन्हीं की हमारे पास इन्वेंट्री होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत समझ आ रहा है। अच्छा, अब मैं जो होम असाइनमेंट बता रही हूँ वो समझ आ जाएगा? हाँ, होम समझ आ जाएगा, या उसमें तो बिल्कुल ही आवाज उड़ा है ना। एक मिनट जरा, एक सेकेंड, आप 2 मिनट रुके, मैं जरा लॉग इन हूँ। वेजिटेबल्स वगैरह,
जी जनाब, अब बताइए, अब ब्रेक हो रही है आवाज? अब क्लियर है? चलें, बस जल्दी से सर्विस कॉस्टिंग को कंप्लीट करते हैं, ठीक है? 5 मिनट की बात है, उससे ज्यादा नहीं है, हम काफी हद तक तो चीजें डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक है जी। पेरिशेबिलिटी हो गया कि सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, ऑब्वियसली बात है, हमारी सर्विसेज का कोई ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है कि एक सर्विस एंटिटी के पास इन्वेंट्री होगी ही नहीं, इन्वेंट्री हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं होटल में बिजनेस है, ठीक है, इनसेपरेबिलिटी अभी करते हैं दोबारा डिस्कस। अब मेरा अगर होटल है तो आपको पता है कि जी होटल में चीजें क्या हो सकती है भाई, टावल्स हो गए, बेडशीट्स हो गई, ये तो हमारी है ना इन्वेंट्री। बात ये हो रही है कि जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कोई ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, ठीक है? उसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हो ही नहीं सकता। हाँ, वाइल प्रोवाइडिंग द सर्विस, कोई मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी तो ऑब्वियसली बात है आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री तो होगी, डेफिनेटली होगी। मेरा रेस्टोरेंट है, मैं फूड इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरे रेस्टोरेंट में आपको पता है जनाब क्या क्या चीजें होंगी, वेजिटेबल्स वगैरह, क्रॉकरी वगैरह, इस सब का तो मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होगा। बिल्कुल ठीक जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, मोहसिन रजा, आवाज आ रही है जनाब। इनसेपरेबिलिटी का क्या मतलब है, ये थोड़ी सी बारीकी है, बारीक पॉइंट है। बारीक पॉइंट क्या है? क्या आप सर्विस को क्रिएट करके, मैन्युफैक्चर करके रख सकते हैं कि बाद में कंज्यूम कर ली जाएगी? ये किसका सवाल था? इनसेपरेबिलिटी। क्या सर्विसेज की प्रोडक्शन होके उसकी हम कंजम्पशन बाद में कर सकते हैं कि एक सर्विस मैन्युफैक्चर करके प्रोड्यूस करके अपने पास रख ली और कंज्यूम बाद में किया कस्टमर ने? नहीं ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, मैंने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके अपने पास रखा, वो तो हो गया क्रिएशन, है ना, क्रिएशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। और कस्टमर मेरे पास आया 3 महीने बाद उसको खरीदने के लिए, मैं ऐसे कर सकती हूँ ना कि मैं इन्वेंट्री पहले मैन्युफैक्चर करके रख लूं। जिस तरह दुकान में आप जाते हैं तो चीजें पड़ी होती हैं पहले से मैन्युफैक्चर्ड, आप जाके उसको खरीदते हैं, वो मैन्युफैक्चर कब हुई होंगी? वो हुई होंगी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, कल परसों, व्हाटसोएवर। अभी भी आवाज नहीं आ रही? चले होम असाइनमेंट पर आ जाए। नहीं, अब मेरे ख्याल से उसको रहने ही दें, आज शायद मौसम की वजह से आ रही है। हाँ जी, अच्छा चले, बात मेरी समझ आ रही है आपकी? आपको इनसेपरेबिलिटी का पॉइंट थोड़ा क्लियर हुआ? जेबा ने पूछा था ये सवाल। तो अब टैंजिबल आइटम्स के केस में तो ये हो सकता है ना कि प्रोडक्शन हुई और फिर उसके बाद सेल हुआ 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल के बाद, है ना। सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं हो सकता है ना। जब हम जैसे ही हमने सर्विस क्रिएट की, वो सर्विस क्रिएट ही कंजम्पशन के टाइम पे होगी, ठीक है? सर्विस क्रिएट ही कंजम्पशन के टाइम पे होगी। हाँ, मेरे ख्याल से ये भी मसला हो रहा है कि आप लोगों के एंड पे भी नेट के इश्यूज आ रहे हैं ना, क्योंकि मैं तो ये तीसरा, मैं अपना नेटवर्क जो है वो मैंने अपना चेंज किया है। चले जेबा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? आखिरी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लैक ऑफ ओनरशिप। सर्विसेज डू नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है? कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता इसमें, कोई, क्योंकि टैंजिबल आइटम है ही नहीं, है ना। तो कस्टमर को कोई ओनरशिप नहीं मिलती किसी चीज की, बल्कि सिर्फ उसको बेनिफिट मिलता है। उसको कोई टैंजिबली, इंटैंजिबली ज्यादातर होता है, वो कोई बेनिफिट एंजॉय कर रहा होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट और व्हाटसोएवर, राइट। उसमें कोई ओनरशिप की ट्रांसफर नहीं होती। अब हम जरा मेन पॉइंट पर आते हैं। मेन पॉइंट क्या है? सर्विसेज के केस में आपको नजर आएगा, एक तो चीज होती है ना कि हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट पर यूनिट, है ना। ये चीज हो गई कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि हमने कैलकुलेट कर लिया कि 1 यूनिट की को मैन्युफैक्चर करने की हमें कॉस्ट कितनी पड़ी। सर्विसेज के केस में आप देखेंगे कि हमारे पास, इसको हम कहते हैं समथिंग कॉल्ड अ कंपाउंड, मतलब कह सकते हैं कंपाउंड कॉस्ट कह सकते हैं उसको, ठीक है। क्या मतलब हुआ? कंबाइंड कॉस्ट हो गई। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ
फॉर एग्जाम्पल आप जब अपने होटल के उसमें अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप होटल के बिजनेस में है ना, तो आपके पास आएगा कॉस्ट पर रूम पर नाइट। ये पहली दफा हम देख रहे हैं, है ना। 2 दफा इन अदर वर्ड्स पर है। एक कमरे का एक रात की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। इसी तरह से जब हम एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के बारे में देखते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी अगर किसी को आइडिया होगा, तो वो जब अपने वो टिकट के पैसे किस तरह से मतलब करेगा कैलकुलेट, उसको पहले क्या कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट पर पैसेंजर पर माइल। जी आवाज आ रही है? अच्छा एक काम करते हैं, इसको कल कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ मसला आ रहा है, ठीक है। तो इस हद तक आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं आपको होम असाइनमेंट में दे देती हूँ कि आपने जो बेसिकली जो मैंने पढ़ाना है वो क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो आपका होम असाइनमेंट क्या है, और यू हैव टू डू दिस क्योंकि कल फिर हम वी हैव टू स्टार्ट विद प्रोसेस कॉस्टिंग। होपफुली फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टडी टेक्स्ट है, स्टडी टेक्स्ट में ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टडी टेक्स्ट के अंदर आपने आ जाना है पेज नंबर ICAP स्टडी टेक्स्ट का हाँ जी प्लीज माइक्स ऑफ कर दें, मुझे भी आवाज आ रही है। चले जी, ये है आपका पेज नंबर 166, ठीक है। पेज नंबर 166 ICAP स्टडी टेक्स्ट पेज 166 टिल द एंड, ठीक है। टिल द एंड का मतलब ये कि जहां पे सर्विस कॉस्टिंग हो, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल से पहले तक, ठीक है जनाब। तो सर्विस कॉस्टिंग का पूरा ये सेक्शन है। आप अब यहाँ पे कौन सी चीजें ओमिट कर सकते हैं, आप ये दो चीज हमने पढ़ ली, ठीक है। सर्विस कॉस्टिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमने देख ली है, ठीक है। आपने पढ़ना शुरू करना है, मेन आपकी चीज है 2.3 कॉस्ट यूनिट्स एंड सर्विस कॉस्टिंग कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स, ठीक है। इसको रीड करेंगे एक दफा, ऑब्वियसली बात है मैंने समझाना है, इसको हम समझेंगे। ये दो एग्जाम्पल्स फिर दी हुई है, एग्जाम्पल 05 एग्जाम्पल 06, इसको भी आप गो थ्रू करेंगे। कल हम इंशाल्लाह इसको 10-15 मिनट में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग होपफुली सही होगी, मुझे अब इस बात का आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ठीक ही होगी क्योंकि मेरे एंड पे कोई ब्रेकअप ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है जनाब। तो मेन चीज आपकी क्या है, ये जो हमने बात की है कंपोजिट कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है जी। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स ये हमने मेन समझना था आज, और इसके लिए एग्जांपल 5 और एग्जांपल 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज योर होम असाइनमेंट। एक तो होम असाइनमेंट ये हो गया ICAP स्टडी टेक्स्ट पेज 166 टिल द एंड। एक है आपके पास फिर पैक हैंडबुक का, आपको पता है कि जितने भी क्वेश्चंस वहां पे अब हमने नहीं सॉल्व किए, पैक हैंडबुक का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। छोटे छोटे सवाल है, इतने कोई बड़े सवाल है नहीं। कल छुट्टी क्यों होगी बेटा, कल क्लास है, डेफिनेटली है। कल हम इन सबको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप करें, अभी दिन खत्म तो नहीं हुआ, और मैंने आपको बता दिया है एग्जाम के पास तो आपके पास टाइम बचना ही नहीं है कोई और काम करने के लिए। पढ़ाई पढ़ाई होगी सिर्फ, और यू नीड टू गिव। लेकिन हो सकता है आज आपको कोई होम असाइनमेंट बाकी सब्जेक्ट्स के ना गिवन हो, यू नीड टू मैनेज। अब ये तो कोई वो नहीं बनता ना कि बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं तो अब हम कब करें, प्रेशर तो लेना पड़ेगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इतने कोई बड़े सवाल नहीं, इतनी भी मैं जालिम नहीं हूँ, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अल्लाह करे कि इंटरनेट का इशू हो, अब क्या कर सकते हैं उसमें। आपके सामने मैंने 3 दफा जो है वो नेटवर्क चेंज किया, मेरे पास 3 जो है वो थे बैकअप्स थे, लेकिन हर एक में प्रॉब्लम हुआ। मेरे ख्याल से इसमें सबसे कम है ना, इसमें इतना वो नहीं हो रहा, डिस्टॉर्शन इतनी ज्यादा नहीं हो रही। चले मैं कल जो है वो क्लास एंड हो चुकी है, आप जा सकते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे और फिर कल हम स्टार्ट कर देंगे अपनी प्रोसेस कॉस्टिंग। कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, सैटरडे को है, क्योंकि इंशाल्लाह हमने मिड टर्म का पेपर भी डिस्कस करना है,
तो सैटरडे को फिर हम इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। कल क्योंकि जुम्मा भी है तो रहने देते हैं। मॉर्निंग में नहीं हो सकता बेटा शाहरुख, सैटरडे को भी इतने बजे ही, 3 बजे। ठीक है, और क्लास टाइमिंग्स की होपफुली चेंज के बारे में भी मुझे इंटीमेट करेंगे। 3:15 तक FR1 चलेगी तो खैर है, हम फिर 3:30 या 3:45 बजे कर लेंगे। अब तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, अब तो हमें वीकेंड्स पे पार्टीज खत्म कर देनी है ना। दिसंबर स्टार्ट हो चुका हुआ है कब का, तो अब तो हमें सीरियस हो जाना है। अब वीकेंड पे जितने भी प्लान्स हैं मिलने मिलाने के, लंचेस हैं और ये है और वो है, वो भी अब हमने खत्म कर देना है। अब हमने पढ़ाई को फोकस करना है, तो भले पूरा दिन क्लासेस हो। शादी पर जाना है तो जरा जल्दी तैयार हो जाएंगे, टाइम नहीं लगाएंगे तैयारी पर, और जो टाइम तैयारी पे सर्व करना था वो टाइम हम करेंगे क्लास में। बिल्कुल, और अगर शादी जो है वो दोपहर की है तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी जल्दी खाना सर्व कर दें ताकि हमें वापस जाना है, क्लास अटेंड करना है। जी बिल्कुल, कोर्स के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 मेजर टॉपिक्स हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियस एनालिसिस एंड बजटिंग। बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे हैं, जिस तरह ये टॉपिक था हमारा भी। तो होपफुली आपको टेंशन अब कम हो जाएगी। सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बेटा, बड़े टॉपिक सिर्फ 3 है और हमारे पास एम्पल टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुश्किल था, ये टॉपिक मुश्किल लगा आप लोगों को? 3 दिन में हमने कंप्लीट कर लिया ये। तो फिर अभी देखें, प्रोसेस कॉस्टिंग जब हम कंप्लीट करेंगे तो आपको काफी हद तक तसल्ली हो जाएगी। प्रोसेस कॉस्टिंग को बड़ा हवा बनाया होता है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियस एनालिसिस को बड़ा हवा बनाया होता है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ चीजें याद रखने वाली बातें हैं। और पहली दफा पढ़ रहे हैं अगेन कॉस्ट का चैप्टर, सब्जेक्ट मुश्किल लगेगा और थोड़ा बहुत है भी। दिस इज कैफ 8, पेपर नंबर 8 है, 9 है, 8 है ना। तो ये कोई वजह है इसकी कि इसको उन्होंने एंड में रखा हुआ है। और ये तो अभी आप एक्सपेक्ट ना करें ना कि जैसे जैसे आगे सीए में बढ़ते जाएंगे तो आसान टॉपिक्स मिलते जाएंगे। अब ये तो अंडरस्टूड है, एडवांस अकाउंटिंग इससे भी ज्यादा मुश्किल है ना। जो आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ी हुई है, FR1 पढ़ी हुई है, FR2 FR1 से भी थोड़ी टेक्निकल है। फिर उसके बाद ऑडिटिंग में भी मुश्किल आती रहेंगी, आगे जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोबारा पढ़नी है वो भी मुश्किल होगी। तो अब जो है वो टफ नहीं है FR2, चले तो अच्छी बात है। हाँ जी, चले जनाब, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, दुआ में याद रखिएगा, होम असाइनमेंट्स कर लीजिएगा। हाँ जी, लॉ तो मेरा फेवरेट है बिल्कुल। ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। ब्रेस योरसेल्व्स फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग। अल्लाह हाफिज।